Hello students. Now we move on new next chapter. This is the chapter number 9 from your second book. जो आपका मिडाइवल हिस्ट्री है बेटा उससे ये रिलेटेड चैप्टर है क्लास 12 हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 9. द नेम ऑफ चैप्टर इज किंग्स एंड कॉनिकल्स. टर्म सेकंड की जब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे सेकंड बुक से एक ही चैप्टर आ रहा है और वो आ रहा है चैप्टर नंबर 9. सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है. यहाँ पे हम मुग़ल एम्पायर्स के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक न्यू वर्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे बेटा. कॉनिकल्स वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड सोर्सेज है जिससे हम किसी भी किंग के बारे में, एम्परर के बारे में सिस्टमेटिक और एक सीक्वल में बेटा हम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. ये चैप्टर आपके 10 मार्क्स को कैरी करेगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर point of view your term second examination. So we have start. First we have discussed introduction of this chapter. ठीक है. So the Mughal kings. देखिए मुग़ल एम्पायर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. बाबर जो फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर था 1526 के अंदर द बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे उसने इब्राहिम लोदी को बेटा डिफीट किया और इंडिया के अंदर मुग़ल एम्पायर्स को इस्टेब्लिश किया था. तो फाउंडर ऑफ द मुग़ल एम्पायर है बाबर. देन उसके बाद हुमायूं रूल करता है बेटा. देन अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगजेब. तो औरंगजेब का जो हिस्ट्री होता है या वहाँ तक जब हम डिस्कस करते हैं 1707 में जब डेथ ऑफ औरंगजेब होता है बेटा, तो ये जो टाइम पीरियड था ये एक प्राइम टाइम पीरियड था फॉर मुग़ल एम्पायर्स, जहाँ पे जितने भी ये रूलर्स हुए, जो भी एम्परर्स हुए, वो बहुत पावरफुल रूलर्स थे. सो द मुग़ल किंग्स कम्युनिकेटेड कोर्ट हिस्टोरियन टू राइट द अकाउंट ऑफ देयर अचीवमेंट्स. अब देखिए मुग़ल जो किंग्स होते थे उनके जो दरबार में उनका जो कोर्ट होता था, ठीक है, दिल्ली में होता था मेनली. तो वहाँ पे कुछ राइटर्स, हिस्टोरियंस कोर्ट होते थे जो कोर्ट में इतिहासकार होते थे, वो होते थे और वो क्या लिखते थे बेटा, वो अपने अकाउंट में जो भी लिखते थे उनके बारे में राइटिंग करते थे, वो उनके अचीवमेंट्स को लिखते थे कि उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की. कभी कोई बैटल जीता है, किसी से कोई ट्रेटी किया है, ठीक है, मैरिज किया है या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया, ये सारी चीज़ें वो अपने अकाउंट्स में, डेट मीन्स उनके जो भी एपिक्स होते थे, बुक्स होते थे, उनमें वो लिखते थे बेटा. सो दिस अकाउंट रिकॉर्डेड बाय द इवेंट ऑफ द एम्परर्स टाइम. अब देखिए ये पार्टिकुलरली सपोज जैसे बाबर था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो उसके टाइम में कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हुए और उनके टाइम पीरियड में उन्होंने अपने अपने बुक्स, अपने अपने एपिक्स जो भी थे वो उन्होंने लिखे वहाँ पे. ठीक है. तो ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं पर्टिकुलरली किसी एम्परर का, उसके टाइम पीरियड में क्या उसके अचीवमेंट्स हुए, उन सब के बारे में. सो द राइटर्स कलेक्ट vast amount of the information from the regions of the subcontinent. India, there are the neighboring countries, Sri Lanka, Pakistan, अभी जो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सारा एरिया एशियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर से ये वहाँ के डिफरेंट रीजन से उनके बारे में इंफॉर्मेशंस गेन करते थे, सूचनाएं लेते थे. एंड हैव द रूल्स गवर्न दियर डोमेन. और जो भी एरिया उनके अंडर में आता था वहाँ पे उन्होंने कैसे रूल किया, कौन सी एरियाज़ को उन्होंने जीता, जब विक्ट्री वहाँ पे गेन कर ली उसके बाद वहाँ पे उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे इम्प्लीमेंट किया, कैसे वहाँ पे रूल किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे. देन फिर उनको अपने बुक्स में, अपनी जो भी वो लिख रहे हैं एपिक्स में, उसमें वो नोट करेंगे बेटा. सो मॉडर्न हिस्टोरियन हु राइट हिस्ट्री टू इंग्लिश हैव द टर्म दोज. अब देखिए जो आधुनिक इतिहासकार हैं अभी मॉडर्न टाइम में जो हिस्टोरियंस हैं और स्पेशली जो इंग्लिश हिस्टोरियन है ब्रिटेन में या यूरोपियन हिस्टोरियन है, वो इस अकाउंट के लिए या इस सारी जो भी ये आपको मटेरियल है, जो लिटरेसी सोर्सेज है बेटा, इनके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं एंड द टर्म इज़ कॉनिकल्स. ठीक है, कॉनिकल्स यूज़ करते हैं बिकॉज द अकाउंट गिव द इंफॉर्मेशन इन कॉनिकल ऑर्डर. कॉनिकल ऑर्डर होता है बेटा एक हायरार्की सिस्टम से, जैसे पहले फादर, देन उसका सन, देन उसके सन. सो स्टेप बाय स्टेप ये पूरी एक जनरेशन्स की आपको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं. जैसे बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब. सो एक पूरा एक आपको सीक्वल, एक हायरार्की मिलता है कि किसका बेटा क्या था, किसने क्या किया. सो डेट वी हैव कंसिडर हैज द कॉनिकल्स. ओके. अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है बेटा कॉनिकल्स का. कॉनिकल्स आर इनडिस्पेंसिबल होता है बेटा एक ऐसा सोर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. विदाउट दिस सोर्सेज आप उसके बारे में एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं सोर्स फॉर एनी स्कॉलर विशिंग टू द राइट द हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स. अगर आपको मुगल्स की हिस्ट्री लिखना है किसी भी इतिहासकार को, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज होंगे वो होंगे बेटा कॉनिकल्स. सो दे वर इन द
रिपॉजिटरी ऑफ द फंक्शनल रिपॉजिटरी होता है बेटा आप उसके लिए क्या वैल्यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कितना आवश्यक होता है बेटा वो चीज़ें। रिफंड दैट मीन्स फंड, ठीक है। तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस होंगे अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मुगल स्टेट दे विल बी आल्सो प्रोवाइड बाय द क्रॉनिकल्स। So they were indeed has the conveys the meaning of that the Mughals ruler sought to impose their domain। तो अपने डोमेन पे अपने राज्य पे उन्होंने कैसे किया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, वो सब चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ द क्रॉनिकल्स डेफिनेशन, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम बेटा देखते हैं मुगल एम्पायर। अब ये जो मुगल वर्ड है, द नेम ऑफ मुगल एंड द ब्रीफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, छोटा सा इसका एक पॉलिटिकल हिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं कि ये मुगल वर्ड कैसे बना बेटा। बिकॉज आपको एक बात होगा पता कि जो मुगल रूलर्स थे उन्होंने कभी अपने आप को मुगल नहीं कहा और वो अपने आप को मुगल कहना भी नहीं चाहते थे। सो द टर्म मुगल इज डाइवर्ट फ्रॉम द मंगोल्स। अब देखिए ये मंगोल से बना है मुगल। अब मंगोल्स के बारे में हमने पढ़ा होगा, मंगोल 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा बेटा चंगेज़ खां वाला, ठीक है। तो चंगेज़ खां जो थे उनका ट्राइब था वो मंगोल था, और वो मंगोलिया या आपका सदर्न जो चाइना का एरिया है, मंगोलिया एरिया है, वहाँ पे वो रूल करते थे, ठीक है। तो ये जो वर्ड निकला है मंगोल, बिकॉज इनके डिस्टेंडेंट्स कहीं ना कहीं वहाँ से कनेक्टेड थे, ठीक है। बट द मुगल किंग डिड नॉट कॉल देम सेल्विस ऑफ द मुगल्स, वो अपने आप को कभी भी मुगल्स नहीं कह रहे थे। दे कॉल्ड देम सेल्विस द तैमूरिड, ठीक है। तैमूर जो थे, बिकॉज ये फादर की साइड से तैमूर से बिलोंग करते थे और मदर की साइड से ये मंगोल से बिलोंग करते थे। सो डैट मीन्स कि ये अपने आप को मंगोल ना कहकर तैमूरिड कहना पसंद करते थे, बिकॉज दे डिस्टेंडेंट्स होते बेटा इनके पूर्वज, ठीक है। जो इनके पूर्वज थे वो क्या थे, ऑफ द तुर्किश रूलर तैमूर, ठीक है, वो तैमूर के वंशज थे। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, अब जब 16वीं शताब्दी में जब यूरोपियन केम टू द इंडिया, द यूरोपियन यूज द टर्म्स मुगल टू डिस्क्राइब द ब्रांच ऑफ फैमिलीज ऑफ तैमूर। तो तैमूर का जो परिवार था, जो उसका पूरा फैमिली का जो ट्री था, फैमिली ट्री था, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूरोपियंस लोगों ने, यूरोपियन हिस्टोरियंस ने जो टर्म यूज़ किया दैट इज़ द मुगल, ओके। तो ये एक छोटा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री है मुगल्स का। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे पूरा डिटेल से नहीं पढ़ना, पर्टिकुलरली जैसे यहाँ पे हम एक कंपेटिटिव हिस्ट्री पढ़ेंगे और बेसिकली हम जो लिटरेसी सोर्सेज है उनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। बट फिर भी हमें सभी रूलर्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए, एम्परर्स हुए, उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली हिस्ट्री चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इज जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। तो जहीरुद्दीन बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ठीक है। एंड ही एक्सप्लेन फ्रॉम द होमलैंड फरगना। अब देखिए उनका जो होमलैंड था बाबर का वो फरगना था। फरगना से उनको उज़्बेक्स जो ट्राइब्स थे उन्होंने उनको डिफीट कर दिया और वहाँ से निकाल दिया। तो उसके बाद वो कहाँ आए, काबुल आए। द फर्स्ट एस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन द काबुल पाकिस्तानी अफगानिस्तान एरिया में जो अभी है वहाँ पे आए। एंड देन 1526 मूव फर्दर इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू सर्च ऑफ टेरिटरीज एंड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई नीड ऑफ हिज क्लेम, ठीक है। अब देखिए जब उनको फरगना से हटा दिया गया, फरगना से वो काबुल आए और वहाँ पे उन्होंने अपने कुछ पावर्स को रिस्टोर किया। उसके बाद उन्होंने सर्च किया कि एक ऐसा लैंड जहाँ पे वो रूल कर सकते हैं या अपने क्लेन को, अपने वंश को सेटअप कर सकते हैं। तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर आए। एंड दैट द टाइम इंडिया में दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी था और उस समय इंडिया में रूलर था बेटा इब्राहिम लोधी। तो फिर बाबर एंड वर्सेस इब्राहिम लोधी, द फेमस बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 वो होता है बेटा। और उसमें बाबर होता है जो विन हो जाता, वो डिफीट कर देता है इब्राहिम लोधी को। और इस तरह से इंडिया में 1526 में कौन सी डायनेस्टी सेटअप हो जाएगा, मुगल डायनेस्टीज, ओके। देन ये 4 ईयर्स रूल करता है 1526 से लेकर 1530 तक। देन आफ्टर नासिरुद्दीन हुमायूं, ठीक है, उसकी डेथ के बाद बेटा बाबर इज सक्सेस बाय द हुमायूं हैज़ द मुगल रूलर 1530 में नया रूलर कौन बनेगा, हुमायूं। बट अब हुमायूं का जो भी हिस्ट्री है, जब आप हुमायूं की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम शेरशाह सूरी को पढ़ते हैं। बिकॉज हुमायूं थोड़े से समय के लिए रूल करता है, फिर उसको शेरशाह सूरी डिफीट कर देता है। शेरशाह सूरी दिल्ली का एम्परर बन जाता है। वापस हुमायूं अपनी पावर को गेन करेगा और हुमायूं को डिफीट करेगा, ठीक है। सॉरी, इसको शेरशाह सूरी को हुमायूं डिफीट करेगा। सो बट द शेरशाह सूरी इन अफगान लीडर, शेरशाह सूरी कौन था, एक अफगान लीडर था। ड्रॉन हिम टू द स्काई, हुमायूं टुक रिफ्यूज टू द कोर्ट ऑफ द सदाफी रूलर्स ऑफ ईरान। सदाफी रूलर्स ईरान के वहाँ पे ये हुमायूं क्या करेगा, ये वहाँ पे जाके ये रिफ्यूजी की तरह शरण लेता है। इन द 1555
हुमायूं डिफीटेड शेर शाह सूरी एंड रिगेन हिज एम्पायर। और वापस 1555 के अंदर हुमायूं आएगा और वो शेर शाह सूरी को डिफीट करता है और वापस अपना एम्पायर गेन कर लेता है। शेर शाह सूरी के बारे में एक फैक्ट हमें याद रखना है कि जो जीटी ग्रांड ट्रंक रोड है, जीटी जो रोड है बेटा दिल्ली वाला, वो शेर शाह सूरी ने बनाया। देन अब मुगल एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो अकबर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अकबरनामा में। ठीक है, जो एक कॉनिकल्स है, बट यहाँ पे हम ब्रीफली स्टडी करते हैं। तो अकबर इज़ द कंसिडर्ड टू बी द ग्रेट रूलर ऑफ मुगल्स। जितने भी मुगल्स हुए उनमें सबसे जो ग्रेट रूलर्स हुआ दैट इज़ Akbar. He expanded his empire and made it the largest, strongest and the richest kingdom to the time of his rule. अब देखिए उसके समय में, अकबर के समय में ये सबसे बड़ा, सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे रिच किंगडम बन गया था। ही वॉज एबल टू एक्सपेंड द एम्पायर अप टू द हिंदूकश माउंटेन। और हिंदूकश पर्वत तक इसने अपनी बाउंड्रीज, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड किया एंड प्रिवेंट उज्बेक एंड सदाफीज को भी डिफीट किया। आफ्टर द अकबर, इसके बाद बेटा अकबर के बाद जहांगीर 1605 to 27, शाहजहाँ 1628 to 58, औरंगजेब 1658 to 1707 तक रूल करते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इज़ द फीचर्स ऑफ द मुगल एम्पीरियल स्ट्रक्चर। अब देखिए जो मुगल एम्पायर था, जो एम्पीरियल स्ट्रक्चर था, उसका एक राजस्व जो एक पूरी तरह से जो फीचर्स थे इम्पीरियल, ठीक है, वो कैसे थे बेटा। सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन इम्पीरियल स्ट्रक्चर वर क्रिएटेड इन द 16th एंड द 17th सेंचुरी। उस समय बेटा स्टार्टिंग में नहीं बना, बट जब 16 और 17 सेंचुरी में अकबर आया, हुमायूं आया, तो बेटा इसका एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हुआ। ही हैड इफेक्टिव मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टैक्सेशंस। अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बेटा, अपना प्रशासन तंत्र कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और टैक्सेशन का क्या करना है, किससे टैक्स लेना है, कितना परसेंटेज टैक्स लेना है, ये देयर विल बी द डिसाइडेड बाय दिस इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मुगल एम्पीरियल कोड। The court was the center of the Mughal power, where the political alliance and the relationship were the made and status and the hierarchy were the defined. जो मुगल दरबार था बेटा, दिल्ली में लगता था मुगल कोर्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक पावर सेंटर था। वहीं पे पॉलिटिकल अलाइंस होते थे, पॉलिटिकल गठबंधन होते थे, रिलेशनशिप्स डिसाइड किए जाते थे एंड स्टेटस एंड द हायरार्की वर डिफाइंड। The political system of the Mughals were based on the combinations of the military power, accommodating various traditions of subcontinent of the Mughals faced. अब देखिए जो पॉलिटिकल सिस्टम है मुगल्स का, वो किस पे बेस है बेटा, मिलिट्री पावर पे। उन्हें अपने मिलिट्री पावर पे पूरा एक तरह से ट्रस्ट था कि हम अपनी पावर से किसी को भी डिफीट कर सकते हैं, और इसी के बेस पे उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को स्टार्ट किया और उसी के बेस पे उन्होंने अपने मुगल एम्पायर्स को बनाना, सेटअप करना स्टार्ट किया। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।